भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उसको अगर ऑपरेट करना है, जिस जगह वो ऑपरेट करता है वो उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के सोसाइटी या फिर उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड लोग, ये सब उस बिजनेस की ऑपरेटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिलकर रहे, उनको पहचाने, उनकी नीड क्या है, डिमांड क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनके हिसाब से जो है अपना उनके डिमांड को पूरा करें, उनके ज़रूरतों का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, अपने आसपास के जो भी सोसाइटी है उनका ख्याल रखें, उनको एम्प्लॉयमेंट दे वगैरह वगैरह, यानी कि जो भी ज़रूरी बातें हैं वो बिजनेस एकदम ध्यान में रखती है। इसी के ऊपर आज हमारा जो है ये चैप्टर बेस करता है। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। भैया बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है? देखो जी, यहाँ मैंने लिखा है आप लोगों के लिए डेफिनेशन में, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल individuals or institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. Yeah, you have heard right. मैंने कहा कि जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, वो सारे इंडिविजुअल्स, सारे इंस्टीट्यूशंस और दूसरे फोर्सेस, मतलब इंडिविजुअल्स तो हैं जो बिजनेस में हैं, इंटरेस्टेड हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं वो लोग, मतलब कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई बहुत बड़ा मतलब कि ग्रुप हो सकता है लोगों का, ठीक है, या फिर ऐसे फोर्सेस जो आपके बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, आपका बिजनेस उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप लोग बिजनेस रन तो कर रहे हैं लेकिन अपने आउटसाइड जो है आपके बिजनेस से बाहर हैं, ऐसे फोर्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वही फोर्सेस आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसी को कहा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि ये उन सभी चीजों का सम टोटल होता है जो आपके बिजनेस की रनिंग पे अफेक्ट डालते हैं, आपके बिजनेस की रनिंग को प्रभावित करते हैं, उनको मतलब कि अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कैसे रन करना है, क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, वो सब यही डिसाइड करते हैं ये जो फोर्सेस वगैरह होते हैं। यानी कि देखो दोबारा देखो, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स or institutions and other forces that are outside the control of a business but that may affect its performance। या ये था भाई हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको समझ में आया है तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, लेकिन भाई ये तो था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। उससे पहले फटाफट से आपके अपने चैनल अमित राय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आप लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखते रहो। कौन रोक रहा है वीडियो देखने से? आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर आराम से वीडियो देखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो भैया देखो, यहाँ पर मैं अगर फीचर्स की बात करूँ तो पहला पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी मैंने आपको बताया, देखो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? जो आपके बिजनेस की रनिंग को अफेक्ट करते हैं लेकिन वो आपके बिजनेस से कंट्रोल से बाहर होते हैं, वही एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते कौन कौन से हैं? अब देखो भाई, एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? चाहे तो वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, चाहे तो वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं, कंपटीटर्स भी हो सकते हैं, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। या फिर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इस टाइप के सभी डिसीजन, यानी कि इकोनॉमिकल डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, सोशल डिसीजन कुछ लिया सोशल से रिलेटेड, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, कुछ लीगल चेंजेस आ गए, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, ये सब क्या है? ये सब वही तो है एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस का इन सब पे कोई कंट्रोल रहता है क्या? बिजनेस ही कहता है भाई हम टेक्नोलॉजी नहीं लाने देंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाने देंगे, टेक्नोलॉजी तो अपने आप ही आती रहती है, डेवलप होती रहती है। ऐसे ही क्या बिजनेस ये बोल सकती है भैया जी हमको ये लॉ पसंद नहीं है, हम ये लॉ नहीं हम लाने देंगे? ऐसा होता है? नहीं ना। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लॉ लेके आती है कि नहीं आती, पार्लियामेंट में पास वास करवा के। तो लीगल भी, यानी कि ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस में आ गए, ठीक है। तो ये सब यानी कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ऐसे ही आपका इन्वेस्टर्स, आप इन्वेस्टर का मन होगा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो भैया वो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। दैट इज, यानी इन्वेस्टर का मूड कभी भी चेंज हो सकता है, उसका मन चेंज हो सकता है, भाई मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट
अपने मेरे को बाहर निकालने इस कंपनी से, मेरे को उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, ये भी हो सकता है। या फिर कस्टमर्स आज आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके कस्टमर का जो है टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंस बदल गया, उसको लगा नहीं यार ये कंपनी के प्रोडक्ट बेकार है, मेरे को नहीं खरीदना इस कंपनी के प्रोडक्ट, तो टेस्ट बदल गया। ये सब क्या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, सब बिल्कुल कर रहे हैं, सही कह रहे हो आप। फिर देखो ऐसे कंपटीटर्स, मार्केट में नया कंपटीटर आ गया तो आपका डिमांड, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा ही होगा। अगर वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, सस्ते रेट में प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, आपके कंपनी के प्रोडक्ट कम बिकेंगे। लेकिन ऐसे ही कोई कंपटीटर मार्केट से चला गया, मान लो उसको लॉस हो रहा था, चला गया मार्केट से, अब आप ही सिर्फ बचो, मान लो सिर्फ आप ही बचो मार्केट के अंदर, तो भाई आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो, बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात है। यानी कि आपको बिजनेस में कुछ करना भी नहीं पड़ा, खाली इन फैक्टर्स की वजह से ही आपके बिजनेस की रनिंग पे अफेक्ट पड़ गया। ठीक है, खाली इन फैक्टर्स ने आपके बिजनेस को अफेक्ट करा। तो ये तो हो गया भाई इन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या होता है, ये सम टोटल होता है। ठीक है, अब बात करें स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस वही है कि ये वो फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो बात को? भूत नहीं आएंगे रात को। मतलब कैसे? स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है? ये वो फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कैसे? डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं स्पेसिफिक में? इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर। इन्वेस्टर का मन हुआ इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा, तो डायरेक्टली आपके बिजनेस में अफेक्ट हुआ। कस्टमर का मन हुआ आपके प्रोडक्ट खरीदेगा, कस्टमर की टेस्ट बदल गया तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, डायरेक्ट अफेक्ट हुआ। कंपटीटर आ गया मार्केट में तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी, कंपटीटर चला गया मार्केट से तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कंपटीटर हो, चाहे कस्टमर हो, ये सभी कौन होते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे फिर अगर मैं बात करूं जनरल फोर्सेस की, ये वो फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को, आपके अच्छे खासे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली कौन करेगा? खाली स्पेसिफिक। लेकिन ये जनरल फोर्सेस होते हैं ये आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, ये सारे वो फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। यानी कि ये वो फोर्सेस होते हैं जो पूरी मार्केट के लिए क्रिएट करे जाते हैं, ना कि केवल एक बिजनेस के लिए। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाया लीगल में, कुछ लॉ चेंज कर दिया, तो वो पूरी मार्केट के लिए होगा या खाली एक बिजनेस के लिए होगा? पूरी मार्केट के लिए होगा। सही बात है। तो इसका मतलब है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या करा कि लॉ बनाए तो वो खाली एक बिजनेस पे लागू नहीं होता है, पूरे मार्केट पे लागू होता है। अब पूरी मार्केट पे लागू होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट तो होने वाला है, भले ही डायरेक्टली अफेक्ट ना हो रहा हो लेकिन इनडायरेक्टली तो होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो ये था भाई हमारा जर्नल फोर्सेस। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ लिखा हुआ है इंटर रिलेटेडनेस। आप जरा इस साइड आ जाइए सर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब क्या है? सर देखो, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका जो एलिमेंट है वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि एक में अगर कोई चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वाले एलिमेंट पे पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो आप मान लो आपका बिजनेस है, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ी, मतलब प्रॉफिट हुआ। मान लो आप हर साल 20 लाख का प्रॉफिट कमाते थे, आपको इस बार 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, टोटल लगभग 22 लाख का प्रॉफिट होता है। आपकी इनकम बढ़ी, दैट इज इकोनॉमिक चेंज हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक चेंज हुआ। अब आपके मन में ख्याल आया, भैया जी हमारी तो इनकम बढ़ गई, अब तो हम नए नए महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, हम इससे थोड़ा अपना स्टैंडर्ड जो है लिविंग का वो इम्प्रूव करेंगे, अपना सोशल स्टेटस बनाएंगे अपने सोसाइटी के अंदर।
डेट इज कॉल्ड, आपके मन में ख्याल है भैया हम ऐसा करेंगे हमारी इनकम बढ़ी, तो भैया जी इसी को बोला गया सोशल एनवायरनमेंट, कि आपके इनकम में चेंज आने की वजह से आपके सोशल एनवायरनमेंट में भी चेंज आ गया, इकोनॉमिक में चेंज आया तो सोशल में भी आपने चेंज ले आए। तो इसलिए बोला गया है एक एलिमेंट में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से दूसरे एलिमेंट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो डेट इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी लिखा हुआ यहाँ पे डायनेमिक नेचर। जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो सम होता है किसका, एक्सटर्नल फोर्सेस का, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस सपोज 1+2, ये दोनों क्या है भाई, 1+2 यानी कि क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इनका सम क्या बनेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा, यानी कि इनका सम 3 आ गया। तो ये हो गया भाई ओरिजिनल वाला, कि पहले ये था एक्सटर्नल फोर्स, इनका सम ये था, लेकिन क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स में किसी एक एलिमेंट में चेंज आया, वो 4 बन गया, और ये 2 का 2 है, 4+2 6। देखो इसमें चेंज आया, इसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आया। तो यही मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स में चेंज आएगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप को उस चेंज के हिसाब से ढाल लेगा, ठीक है। और ढाल लेगा तो बस भाई उसी को बोला गया डायनेमिक नेचर। सपोज आपके जो प्रोडक्ट बिक रहे थे पहले मार्केट में, उसकी डिमांड थी 100 डिमांड थी, ठीक है सपोज। फिर क्या हुआ, मार्केट में लोगों का टेस्ट बदल गया, अब उसकी डिमांड 80 हो गई, तो टेस्ट बदल गया, वही समझो ना, एक्सटर्नल फोर्स, टेस्ट का जो पार्ट है एक्सटर्नल फोर्स में मैंने क्या बताया था आपको, कंज्यूमर होते हैं। तो अगर कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, मूड बदल गया, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, वो आपको प्रोडक्ट को डिमांड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके लायक है ही नहीं आपके प्रोडक्ट। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल में चेंज आया तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया। अब चेंज आया तो वही बोला गया यहाँ पे, भाई देखो टेस्ट बदला लोगों का तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड घटी, डिमांड घटी तो दैट इज डायनेमिक नेचर। अब डायनेमिक नेचर आया तो आप लोग अब क्या करोगे, अगर आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि हाँ भाई चेंज मेरा क्यों आया है, कैसे आया है, तो आप लोग इनोवेशंस करोगे अपने जो डिमांड है उसको वापस सही करने के लिए। तो इसलिए बोला गया है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डायनेमिक नेचर का होता है। अगर डायनेमिक नेचर का होगा तभी आपको जो है अपना उस चेंज के हिसाब से आप ढल पाओगे जो भी मार्केट में चेंज आता है, ठीक है। फिर है अनसर्टेनिटी। अब आप कोई भगवान या एस्ट्रोलॉजर तो होनी, कोई ज्योतिषी तो होनी, ठीक है, जो आपको पता लग जाए कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या मिसहैपनिंग होने वाली है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कुछ पता लगाना मुश्किल है। तो इसी को बोला गया अनसर्टेनिटी। आपको नहीं पता मार्केट में कब लोगों का टेस्ट बदल जाए, कब आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा निकालना स्टार्ट कर दें, कब आपके मार्केट में जो है कंपटीटर आ जाए, कब जो है गवर्नमेंट कोई लॉ बना दे, कोई टैक्स रेट इंक्रीज कर दे, नहीं पता ना। तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। फिर अगला लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने का मतलब है कि आपने जो है बहुत बड़ी चीज क्रैक कर लोगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट होते हैं ना, आपको नहीं पता लगा पाओगे कि इसका कब क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा प्रोडक्ट की डिमांड पर। कोई नहीं पता लगा सकता इसके बारे में, मतलब पता लगा सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है पता लगाना कि इस जो एलिमेंट है इसका कब क्या इंपैक्ट पड़ जाएगा उस प्रोडक्ट की डिमांड पर। तो इसलिए बोला गया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। तो दैट इज भाई ये था आपका भाई फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का, और ये था आपका कंसेप्ट पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है और आप लोगों को भी समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो भाई आप पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में पूछे और आप यहाँ पे लाइव पूछे ताकि आपके क्वेश्चन हमारी जनता देख सके। तो हाँ जी बोलिए सर। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के बाकी एलिमेंट्स पे। जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे बताया कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल सब आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो सर मेरे को ये बताओ अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, सोशल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉलिटिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और लीगल पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ जी, तो आपने मेरे से पूछा कि सर अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ जाए तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल पड़ेगा जी भाई, इंटर रिलेटेड है तो बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। सर एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं ज्यादा पुराना नहीं 10-15 साल पहले का एग्जांपल लूँ तो उस टाइम पे आया करते थे डब्बे वाले फोन, यानी कि कीपैड फोन, कीपैड मोबाइल फोन
उस टाइम में फ़ोन आया करते थे ये वाले, तो भाई बहुत बिकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, साइंस ने तरक्की करी, साइंस ने विकास करा, अचीवमेंट पाई उसने साइंस ने, तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। उस वजह से क्या हुआ, नए स्मार्टफोन आए मार्केट के अंदर, टच वाले फ़ोन। अब मार्केट में फ़ोन आए वो वाले, लोगों की फिर प्रेफरेंस चेंज होने लगी, प्रेफरेंस चेंज होने लगी तो आपके डब्बे वाले फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन बिकने बंद हो गए, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि भाई अब जब मार्केट में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतना बढ़िया जिसमें हम सब काम कर सकते हैं, एक ही बार में फ़ोटो भी खींच सकते हैं, प्रिंट या पीडीएफ भी बना सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, हम मैसेज किसी को भेज सकते हैं तुरंत के तुरंत, और हम वगैरह से जो है जो सोशल मीडिया है उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो भैया हम डब्बे वाला फ़ोन क्यों लें। तो लोगों ने फिर टच वाला फ़ोन खरीदना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो डेट इज़ कॉल्ड कि भाई आपका पहले टेक्नोलॉजी पुराना हुआ तो आपके फ़ोन बिकने बंद हो गए। एक कंपनी ऐसी थी जिसके फ़ोन बहुत बिका करते थे पहले के टाइम में, लेकिन अब उस कंपनी के फ़ोन नहीं बिकते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग जो हैं वो कीपैड फ़ोन लेते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टच वाले फ़ोन ही लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आया, अगर आपने टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर ली, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने को ढाल लिया, आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके अपने जो टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप टिक जाओगे मार्केट में, आपको इनकम हो जाएगी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने जो है टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाए, आपके पास लेबर ही नहीं है, आपके पास लेबर जुड़ाने हैं, आप उसको ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर मशीनरी नहीं है उस नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोबाइल फ़ोन बनाने की, तो आप लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आपको मार्केट से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप मार्केट में टिके हैं, आपने टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर ली तो इनकम होगी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने मार्केट में टिक नहीं पाए, आपको टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर पाए आप लोग, तो आपको भाई मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा, कोई इनकम नहीं हो पाएगी आपको। तो दैट इज कॉल्ड कि टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आई, सोशल में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके पास पहले डब्बे वाले फ़ोन हुआ करते थे, अब आप लोगों ने टेक्नोलॉजी में चेंज आया, आपने नए नए फ़ोन खरीदने स्टार्ट कर दिए टच वाले, आपने लोगों को दिखाना स्टार्ट किया, देखो भाई मेरे पास टच वाला फ़ोन है, सोशल स्टेटस। तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी में चेंज आया, आपका सोशल स्टेटस भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे करके आप बाकी सब पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में चेंज आने को, ठीक है। तो ये था भाई हमारा आज टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल पे क्या पड़ेगा और लीगल पे क्या पड़ेगा। ये आप लोग खुद सोच के देखो, अपनी भी सोच इंप्रूव करो ताकि आपको भी सोचने की क्षमता मिले, ठीक है। तो भाई आई होप आपको समझ में आया होगा, और भाई आपको तो समझ आ ही गया होगा। हमारी जनता जनार्दन हमारी वीडियो देख रही है तो भैया जी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसके साथ ही भाई कमेंट करके बताओ आपको आज ये डबल रोल कैसा लगा है। और हाँ भाई मैं आपको बता दूं, इनका नाम है भाई अमित कुमार, और आप मुझे तो जानते ही हैं अमित राय, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये भाई हमारा आज का था एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने बात करी मीनिंग और फीचर्स के बारे में बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो हमारा एपिसोड नंबर 2 आएगा जिसमें हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो तब तक के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपका नोटिफिकेशन आइकन जो है आपको बता सके कि भैया अमित राय क्लासेस ने ये वीडियो अपलोड करिए, जल्दी जाके देखो। तो भैया नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल जो फ्यूचर में नंबर 1 बन सकता है अगर आप लोग चाहे तो भैया जी जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।